उत्तर प्रदेश के बागपत से 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गांगनौली गांव, और इसी के अंदर शेखों वाली बड़ी मस्जिद है। और उस मस्जिद के अंदर एक मौलाना साहब रहते थे अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ। वो क्या करते थे, बच्चों को तालीम दिया करते थे इस्लाम की। लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर को क्या होता है दोस्तों, मौलाना साहब किसी काम से बाहर गांव जाते हैं और इनकी बीवी और 2 बच्चियां कमरे के अंदर अकेली रहती हैं। अब अचानक से ही 2 कातिल उस कमरे के अंदर आ जाते हैं, जिनमें एक के हाथ में कोई धारदार हथियार था और दूसरे के हाथ में कोई वजनी हथियार था। वो क्या करते हैं, दोनों मिलके मौलाना साहब की बीवी की हत्या कर देते हैं और जो उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं उनकी भी हत्या कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस के हत्थे वो चढ़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़े ही समय में जो गांव के लोग थे उनको पता चल जाता है कि मौलाना साहब की बीवी और 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में बड़ा ही बखेड़ा फैल जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, पुलिस को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार जो बच्चियां हैं और मौलाना साहब की बीवी है उनकी लाश का पोस्टमार्टम होता है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है, लेकिन तभी कोई मौलाना के खिलाफ ही तहरीर लगा देता है। वो कहता है कि मौलाना ने ही अपनी बीवी और 2 बच्चियों की हत्या करवाई है और यही कातिल है। अब पुलिस वाले, मौलाना की बीवी मर चुकी है, बच्चियां भी मर चुकी हैं और मौलाना बाहर था, मौलाना के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में पूरी सूझबूझ भी लगाते हैं और 7 थानों की पुलिस इस गांव में लग जाती है ताकि कातिल कौन है जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मौलाना साहब को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन थोड़े ही समय में, महज 6-7 घंटे का समय लगा होता है, पुलिस इस केस का खुलासा कर देती है। और जब कातिल का नाम सामने आता है तो गांव वाले चौंक जाते हैं कि कातिल ये है, और कत्ल करने की वजह सामने आती है तो गांव वाले उस वजह को सुनकर भी चौंक जाते हैं कि कातिल ये है और कत्ल करने की वजह ये है। ये जानकर दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं और ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा होता है। और जैसे ही कातिल का नाम और कातिल कत्ल करने की वजह क्या है ये सामने आती है तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस वजह से भी कोई कत्ल कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इन्हीं मौलाना साहब की बीवी और 2 बच्चियों की हत्या के ऊपर है कि आखिर इन दोनों की हत्या क्यों की गई, तीनों की हत्या, और कातिल कौन था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, और बागपत जिले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है दोघट थाना, और दोघट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गाँव आता है जिसका नाम है गांगनौली गाँव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय होता है। गांव की 6 लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र महज 7, 8, 9, 10 इतनी होती है। ये 6 बच्चियां जो हैं मौलाना साहब से तालीम लेने के लिए जा रही होती हैं। दरअसल गांव में ही जो शेखों वाली बड़ी मस्जिद है उसके ऊपरी मंजिल पे मौलाना साहब का एक हुजरा बना हुआ है, यानी कि एक कमरा है। उसी के अंदर मौलाना साहब गांव के बच्चों को तालीम देते हैं, और जब मौलाना साहब नहीं होते तो उनकी जो पत्नी है इसराना, वो भी उनको बच्चों को तालीम दे देती है। अब 11 अक्टूबर की दोपहर में भी यही होता है। 6 बच्चियाँ जैसे ही मस्जिद पे जाती हैं तो वो देखती हैं कि झीने का रास्ता बंद है। वो उस झीने के रास्ते को खोलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन झीने का रास्ता खुलता नहीं है। वो मौलाना साहब की जो अहलिया हैं यानी कि पत्नी हैं उनको भी आवाज़ देती हैं, लेकिन आवाज़ शायद ऊपर तक जा नहीं पाती। तभी ये 6 बच्चियाँ क्या प्लानिंग करती हैं कि एक रास्ता पीछे से भी है, और पीछे से जाने का रास्ता क्या है दोस्तों, पीछे एक नसैनी रखी हुई है, उस नसैनी को लगाओ और ऊपर चढ़ जाओ। थोड़ा मेहनत का रास्ता है लेकिन ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए ये 6 बच्चियाँ क्या करती हैं, पीछे के रास्ते पे नसैनी लगाती हैं और एक एक करके छत पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे हुजरा बना हुआ है। अब ये 6 बच्चियाँ जैसे ही उस हुजरे के अंदर जाती हैं, यानी कि जो मौलाना साहब का कमरा है उसके अंदर जाती हैं, तो अंदर के नज़ारे को देखकर ये चौंक जाती हैं और वहीं से चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और वहीं से भागने लगती हैं। और जल्दी से
जो झीले का रास्ता है उसे खोल के नीचे भागती हैं मस्जिद के बाहर की ओर, और वहीं पे जोर जोर से शोर मचाती हैं, खून 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 खून। अब गांव के लोग जैसे ही इन बच्चियों को देखते हैं तो वो भी सोचने में पड़ जाते हैं कि भैया आखिर इन बच्चियों को क्या हुआ, ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं। उनसे पूछा जाता है तो वो बच्चियां मौलाना साहब के हुजरे की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि ऊपर मौलाना साहब के जो कमरा है उसके अंदर जो मौलाना साहब की बीबी है और उनकी 2 बच्चियां हैं वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं और सब तरफ खून बिखरा हुआ है। जैसे ही गांव के लोग ये वाली बात सुनते हैं तुरंत मौलाना साहब के हुजरे की तरफ भागे भागे जाते हैं। तो वहाँ का नज़ारा दोस्तों बहुत ही खौफनाक होता है, सब जगह खून बिखरा हुआ होता है। और मौलाना साहब की जो बीबी है इसराना, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है, वो ज़मीन में खून से लहूलुहान पड़ी होती है। और मौलाना साहब की 2 बेटियां हैं, जिनमें बड़ी बेटी है सोफिया जिसकी उम्र 5 साल है और छोटी बेटी समाया जिसकी उम्र 2 साल है। वो दोनों खाट पे पड़ी हुई थीं, वो भी खून से लथपथ थीं। और चेक किया जाता है तो पता चलता है कि मौलाना साहब की बीबी और उनकी दोनों बच्चियां मर चुकी हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो दोस्तों पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि मौलाना साहब की बीवी और 2 बच्चियों की किसी ने हत्या कर दी है। इसी बीच कोई शख्स मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन करता है और उस पर अनाउंस कर देता है कि शेखों वाली बड़ी मस्जिद के जो मौलाना हैं उनकी बीवी और 2 बच्चियों की किसी ने मस्जिद के अंदर घुस के हत्या कर दी है। और ये वाली बात जब गाँव में पता चलती है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मस्जिद के अंदर भी कोई सेफ नहीं है तो कहाँ पे कोई सेफ है। और सब लोग वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब जब शोर मचाना शुरू होता है तो इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है डायल 112 पे। डायल 112 पे जैसे ही फ़ोन जाता है और उनको पता चलता है कि गांगनोली गांव में शेखों वाली जो बड़ी मस्जिद है उसके अंदर जो मौलाना की बीवी और 2 बच्चियां हैं उनकी हत्या कर दी गई है, तुरंत ही पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंच जाती हैं। और जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि गांव के लोग जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित होते हैं, गुस्से में होते हैं और वो पुलिस की टीम को उन लाशों तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। और वो उस तरह से हमला कर देते हैं पुलिस वालों के ऊपर कि मानो पुलिस वालों ने ही उन तीनों की हत्या की है। गांव की जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सबको आगे कर दिया जाता है। और ये लोग पुलिस की वर्दी को नोच रहे थे, खसोट रहे थे, लेकिन पुलिस वाले इनको समझा रहे थे कि हम जब तक उस लाश के पास नहीं जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, उस कमरे का अच्छी तरह से मुआयना नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कातिल कौन है। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ देंगे तभी इस हत्या का खुलासा हो पाएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों की कोई भी नहीं सुनता। अब वहाँ पे कई सारे पुलिस वालों के बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं और यहाँ के जो DIG होते हैं, कलानिधि निथानिया IPS हैं, मेरठ के DIG हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ की जो पब्लिक होती है, जो शोर मचा रही होती है, हुड़दंग कर रहे होते हैं, उन सबको समझाते हैं कि आप लोग शोर तो मचा रहे हो, अगर आप शोर मचाने से इस केस का खुलासा हो जाता है और कातिल पकड़ा जाता है तो आप शोर मचा लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और कातिल पकड़ा जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से कातिल आपके हाथ नहीं लगेगा, बल्कि कातिल यहाँ से और दूर चला जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम इस केस का जल्द से जल्द खुलासा कर सकें। अब गांव के लोग समझ जाते हैं कि भैया कह तो सही रहे, अगर इनका साथ नहीं देंगे तो कातिल कौन है पता कैसे चलेगा। इसके बाद पुलिस की एंट्री होती है मस्जिद के अंदर और मस्जिद के ऊपरी मंजिल पे जो हुजरा बना हुआ होता है उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 3 लोगों की लाश है, जिसमें मौलाना की बीबी और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। उनकी लाश को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अब जो वहाँ पे साक्ष्य होते हैं उन सब चीज़ की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है, जो जो चीज़ वहाँ पे मिल रही होती है उन सब चीज़ की तलाशी ली जाती है। इसके बाद में देखा जाता है कि मौलाना कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ हैं, तो पता चलता है कि मुफ्ती साहब तो उस समय गांव में थे ही नहीं। अब उनको फ़ोन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, तो मौलाना साहब बताते हैं कि मैं जो है देवबंद आया हुआ हूँ, दरअसल अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं और उनके इस्तकबाल के लिए मुझे इनवाइट किया गया है, इसीलिए मैं सुबह ही देवबंद के लिए निकल गया था। तो उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जल्दी से गांगनोली गांव आ जाइए। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कहते हैं आप आ जाइए, यहाँ पे बहुत ही बड़ी अनहोनी घटना घट गई है। मौलाना साहब फिर भी पूछते हैं कि हुआ क्या है, ये तो बताओ, कौन सी अनहोनी घटना घट गई है। तो मौलाना साहब को बताया जाता है कि उनकी पत्नी, जो उनकी बीबी है इसराना, और उनकी 2 बच्ची सोफिया और समाया,
इन तीनों की किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे ही मौलाना साहब को ये वाली बात पता चलती है तो मौलाना साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही देवबंद से अपने गांव गांगलोनी की तरफ निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब जो जो मौलाना है इसके बारे में जानकारी ली जाती है कि मौलाना कौन है, कहाँ के हैं और यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, उनकी बीवी कौन है, बच्चे कहाँ पे यहीं पे हुए थे कि बाहर हुए थे। ये पूरी जानकारी पुलिस वाले लेते हैं, क्योंकि जब तक जो विक्टिम है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ना कल्पिट के बारे में जानकारी मिलेगी, ना विक्टिम के बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए पता चलता है कि जो मौलाना मुफ्ती है, इनका नाम है मुफ्ती इब्राहिम, जो कि शामली ज़िले के थाना गंधार के अंतर्गत एक गांव आता है सुन्ना, वहां के रहने वाले हैं। और आज से लगभग 7 साल पहले यानी कि साल 2018 में इनका जो निकाह है वो गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली इसराना से हुआ था। और जब इनका निकाह उनके साथ हो गया था तो मुफ्ती साहब क्या करते हैं, गाजियाबाद की लोनी में ही एक मस्जिद में कुछ समय तक रहते हैं, वहाँ पे तालीम देते हैं और वहाँ पे नमाज अता करवाते हैं। 1-2 साल तक तो ये लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उसके बाद में ये वहाँ से आ जाते हैं बागपत के गंगलोनी गांव में, जो शेखों वाली बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे आ जाते हैं। और यहीं पे इनका ऊपर मस्जिद के ऊपर एक कमरा होता है, वहीं पे अपनी बीबी और 2 बच्चियों के साथ रहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, पोस्टमार्टम में पता चला था कि मुफ्ती साहब की जो बीबी है वो 5 महीने की गर्भवती थी। अब ये लोग यहाँ पे रहने लगते हैं और तब से यहीं पे रह रहे थे और गांव के बच्चों को तालीम दे रहे थे, नमाज अता करवा रहे थे। अब मौलाना साहब जैसे ही तो गांव आते हैं, वैसे ही जो कोई इनका मुफ्ती साहब का कोई रिश्तेदार होता है वो मौलाना साहब के खिलाफ ही पुलिस को तहरीर दे देता है। वो कहता है कि अपनी बीवी और 2 बच्चियों की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं, ये मौलाना मुफ्ती इब्राहिम ही है। और इसने कातिलों को सेट किया और कुछ इस तरह से सेट किया कि मैं तो बाहर जाऊंगा, तुम पीछे से आना, मेरी बीवी और मेरी दोनों बच्चियों की हत्या कर देना। अब पुलिस वालों को डाउट मौलाना साहब के ऊपर भी होता है, मुफ्ती साहब ये यहाँ पे थे नहीं और बीवी और बच्चियों की हत्या हो गई, होती तो भाई पूरे परिवार की होती, और हत्या की क्यों गई है, इनके घर में कोई इतना कीमती सामान भी नहीं था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, मुफ्ती साहब के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। पहले तो मौलाना को हिरासत में ले लिया जाता है, उसके बाद में इनके बारे में पूरी जानकारी निकाली जाती है कि किस किस के साथ बैठना है, उठना है, बोलना है, चालना है। और साथ में ही मौलाना साहब की जो मोबाइल की CDR है वो निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि मुफ्ती साहब जो है सुबह 8:52 पर ही गांव से निकल चुके थे और यहाँ से सीधे देवबंद जाते हैं। और रास्ते में इनका मोबाइल ना तो स्विच ऑफ हुआ था और ना ही इन्होंने किसी से बात की थी। अब ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले इस मस्जिद में अच्छी तरह से घूम रहे होते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि मस्जिद में कोई कैमरे वैमरे नहीं लग रहे क्या। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ साहब यहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, 20-25 कैमरे हैं यहाँ पे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कैमरे हैं तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, उसका DVR रूम कहाँ है, DVR की तरफ चलो। अब पुलिस वालों को ले जाया जाता है DVR के पास और पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं DVR है और DVR ऑन था। अब इसके बाद में क्या होता है, सॉरी DVR बंद था। अब इसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि DVR तो बंद है, हत्या के समय पे देखा जाता है तो DVR बंद थे। अब पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं कि यार मस्जिद की DVR तो ऑफ है, अब पता कैसे चलेगा। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि मस्जिद के DVR ऑफ होने से पहले यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया, इसके बारे में जानकारी लो। अब DVR जब ऑफ हुआ था उससे पहले की फुटेज देखी जाती है और जब उससे पहले की फुटेज देखी जाती है तो पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है, कक्षा 8 का छात्र है। वो जो है 11:30 बजे से पहले मस्जिद के अंदर आता है और मस्जिद के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है और वो फिर मस्जिद से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से मस्जिद के अंदर आता है और घूमता 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 DVR रूम के पास पहुंच जाता है और उसके बाद DVR बंद हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी फुटेज नहीं होती। अब पुलिस वालों को जो है गांव के उसी 16 साल के लड़के के ऊपर शक हो जाता है कि जरूर इसका कोई ना कोई तो हाथ है, नहीं तो ये मस्जिद के अंदर आता क्यों। पुलिस वाले उस 16 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं
और फिर उससे पूछताछ होती है कि बताओ तुम मस्जिद के अंदर क्यों गए थे। तो वो लड़का कहता है मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए गया था। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो तुम मस्जिद में ऐसे ही घूमने के लिए गए थे तो तुमने डीवीआर को क्यों बंद किया। अब डीवीआर वाली बात आ जाती है तो वो ही कर जाता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर दिया था, खेलता खेलता पहुंच गया था, मैंने बंद कर दिया था। पुलिस वाले कहते तू हमको ही सिखा रहा है। फिर पुलिस वालों ने जो है उससे अच्छी तरह से बातचीत की, और जब अच्छी तरह से बातचीत की तो उस लड़के ने अपने ही एक दोस्त जिसकी उम्र 14 साल है उसके बारे में बताया, और जब उसके बारे में बताया तब जाके उसने बताया कि हाँ हमने ही मौलाना साहब की बीवी की और बच्चियों की हत्या की है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने मौलाना साहब की बीवी और बच्चियों की हत्या क्यों की, ये बताओ। तो वो बताते हैं कि मौलाना साहब की बीवी और मौलाना साहब जो है हमको मारते थे, पीटते थे और बहुत मतलब गालियाँ देते थे। वो पूछते हैं क्यों देते थे, तो ये बताते हैं कि हमारा जो है सिपारा पढ़ने में मन नहीं लगता था, और जब मन नहीं लगता था हमको याद नहीं होते तो मौलाना साहब हमको मारते थे, और जब मौलाना साहब नहीं होते तो उनकी बीवी मारती थी। इसीलिए हमें बहुत गुस्सा आती थी और हमने मन में सोच लिया कि मौलाना साहब और उनकी बीवी से तो बदला लिया जाएगा। अब बदला कैसे लें कैसे ना लें, हम बस समय के इंतज़ार में थे और तभी समय आ जाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 10 अक्टूबर 2025 को भी ये दोनों लड़के जो हैं मौलाना साहब से पढ़ने के लिए गए थे, और मौलाना साहब ने 10 अक्टूबर को इन दोनों में से किसी एक को अच्छी तरह से जुतिया दिया था, यानी कि मारा होगा। जब इसको याद नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं आ रही, तो भाई वो तो मारेंगे ही, जब पढ़ेगा नहीं बच्चा तो क्या करें, ऐसे सिखाया जाएगा। अब इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि मौलाना ने आज भी मारा है, अब क्या करें क्या ना करें। ये दोनों प्लानिंग बनाते रहते थे कि कैसे ना कैसे मौलाना को रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद क्या होता है, तारीख आती है 11 अक्टूबर 2025, यानी कि उसका अगला दिन। 11 अक्टूबर 2025 को क्या होता है, मौलाना साहब को जो है देवबंद जाना था, इसीलिए वो सुबह ही सुबह लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर देते हैं कि जोहर की नमाज जो है आप सभी लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि मौलाना साहब को जो है किसी काम से शहर से गांव से बाहर जाना है, देवबंद जाना है, और शाम तक मौलाना साहब आ जाएंगे। ये वाला अनाउंसमेंट ये दोनों लड़के भी सुन लेते हैं कि मौलाना साहब आज घर पे नहीं हैं, तो क्या किया जाए, आज बदला लिया जाए। मौलाना साहब तो सुबह ही निकल जाते हैं देवबंद के लिए। इसके बाद ये दोनों लड़के फिराक में रहते हैं कि कब काम को अंजाम दिया जाए। दोपहर के लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय होता है। तो जो 16 साल का लड़का होता है वो जो है मस्जिद में आता है रेकी करने के लिए कि मस्जिद में कोई है तो नहीं। मस्जिद के अंदर कोई नहीं था। फिर ये बाहर जाता है अपने साथी को इशारा करने कि भाई मस्जिद में कोई नहीं है। तो फिर ये दोनों प्लानिंग करके अंदर आते हैं। 16 साल का लड़का फिर से मस्जिद के अंदर आता है और डीवीआर रूम में जाता है और डीवीआर को बंद कर देता है ताकि आगे की रिकॉर्डिंग किसी के पास पहुंचे ना। इसको डीवीआर ऑन ऑफ करना आता था। और इसके बाद ये दोनों लड़के जो है झीने के रास्ते से मौलाना का जो ऊपर बना हुआ था हुजरा उसकी तरफ जाते हैं। झीने को कर देते हैं बंद अच्छी तरह से ताकि नीचे से कोई ऊपर आ ना सके। इसके बाद जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो वहीं पे एक वसूली पड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा सिविल के काम में वसूली काम आती है जिसमें मोटी सी सरिया होती है, आगे से वो कुट्टी पिट्टी होती है जिससे कि शटरिंग वगैरह निकाल सकें, पीछे से कील जैसी होती है, वो इनको मिल जाती है वहाँ पे वसूली कि वसूली काम आ जाएगी। इसके बाद जो मौलाना का हुजरा था यानी कि कमरा उसके अंदर एंट्री मारते हैं। उसके अंदर मौलाना की पत्नी इसराना, उसकी बेटी सोफिया और छोटी बेटी समया होती है। अब ये दोनों अंदर एंट्री कर देते हैं। मौलाना की बीवी के इनके बारे में जानकारी थी, ये आते जाते रहते हैं घर पे, इसलिए उनको जो है इन दोनों लड़कियों के ऊपर शक नहीं होता। ये क्या करते हैं, उसी कमरे में रसोई थी और रसोई में ही एक धारदार चाकू था। और मौलाना की बीवी की जब इनकी तरफ पीठ होती है तो ये क्या होता है, जो 16 साल का लड़का होता है उसके हाथ में वसूली थी, वो वसूली जोर से मौलाना की बीवी के सर में मार देता है। और जैसे ही सर में वसूली पड़ती है तो वो नीचे गिर जाती है, तड़पने लगती है और वो बार बार कई बार मौलाना की बीवी के ऊपर हमला करता है। वो फड़फड़ाती रहती है, खूनम खून हो जाती है। इसी बीच जो 14 साल का लड़का है उसके पास था चाकू। वो चाकू से मौलाना की बीवी के ऊपर हमला कर देता है ताकि ये जल्द से जल्द मर जाए। इन दोनों को ये ध्यान नहीं था कि कमरे के अंदर मौलाना की दोनों बच्चियां भी हैं, जिनमें एक की उम्र 2 साल और एक की उम्र 5 साल है। 2 साल की बच्ची तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन 5 साल की बच्ची जो है ये सारा दृश्य देखकर चीख जाती है। और जैसे ही 5 साल की बच्ची ये दृश्य देखकर चीखती है तो ये दोनों बच्चों की निगाह उन दोनों बच्चियों के ऊपर जाती है, यानी कि दोनों लड़कों की निगाह उन दोनों बच्चियों के ऊपर जाती है।
तो ये दोनों मन में सोचते हैं कि अगर इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो ये जाके किसी को भी बता देंगे कि हमने ही इनकी माँ की हत्या की है, क्योंकि ये इनके घर पे रोजाना पढ़ने के लिए आते थे। अब क्या किया जाए, इन दोनों बच्चियों को भी रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों बच्चियों के सर में भी एक एक बार कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों बच्चियां मर जाती हैं। और फिर चुपचाप मौलाना के उस कमरे से निकलते हैं, जो वसूली होती है उसे तो झीना के नीचे फेंक देते हैं और चाकू को ऐसी छत पे फेंकते हैं और छत के रास्ते ही पार हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि किसी के हत्थे चढ़ेंगे नहीं। लेकिन इन दोनों की गलती ने, एक गलती ये थी कि ये डीवीआर को बंद करने आए थे। अगर डीवीआर ऑन होता तब भी ये हत्थे चढ़ जाते, और बंद करने आए थे तब भी ये हत्थे चढ़ ही गए। इन दोनों की एक ही गलती ने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब इन दोनों से पूछा जाता है कि जब तुम्हें मौलाना मारता था, तुम्हें मारता तो मौलाना ज़्यादा होगा, बीबी तो कम मारती होगी, तो तुमने मौलाना को क्यों नहीं मारा, उसकी बीबी को क्यों मारा? तो वो बताते हैं कि हम एक एक करके इन दोनों को मारना चाहते थे। पहले बीबी को मारते, फिर मौलाना को मारते। अगर दोनों को एक साथ मारते तो ये दोनों उल्टे, पता होता हमें मार देते। चलो, इन्हें बीबी को मार दिया, मौलाना को बाद में मारते। फिर इनसे पूछते हैं कि उन बच्चियों को क्यों मारा, बच्चियाँ क्या तुम्हें मारती थी? तो ये दोनों बताते हैं कि बच्चियों को मारने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जो बच्चियां थी वो हमें जानती थी, और 5 साल की बच्ची समझदार थी। उसकी चीख की आवाज़ हमारे कान में आई, तभी हमें पता चला कि कमरे में ये दोनों भी हैं, नहीं तो हम तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारते। अब दोस्तों, इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 साल से कम उम्र थी, इसलिए ना इनके नाम बताए गए हैं, ना ही पता बताया है दोस्तों, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके जो बाल सुधार गृह होता है, बच्चों की जेल, वहाँ पे भेज दिया है ताकि ये लोग सुधर जाएं। वैसे सुधरने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता सुधर जाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि पुलिस के पास एक तहरीर पहुंची थी मौलाना की। अगर डीवीआर में जो डीवीआर की रिकॉर्डिंग है वो सामने नहीं आती तो पुलिस का जो पूरा शक था वो मौलाना की तरफ था, और उस मौलाना को ही गिरफ्तार किया जाता, क्योंकि और कोई तो वजह थी नहीं, बच्चों के ऊपर कौन विश्वास करता। लेकिन डीवीआर की जो रिकॉर्डिंग है ऑफ करते समय की, वो सामने आ गई, जिसकी वजह से मौलाना साहब बच गए। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं आती तो मौलाना साहब की आधी ज़िंदगी जेल में कटती, और एंड में अगर वो बेगुनाह साबित भी हो जाते तो उनके ऊपर जो दाग लग चुका था वो दाग कभी नहीं छूटता कि इन्होंने अपनी पत्नी को मरवाया ही होगा। दोस्तों, इसीलिए जो इस इलाके के एसपी साहब हैं, उन्होंने अपील की थी कि चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह पे हमें कैमरे लगाने जरूरी हैं। उसकी वजह ये है कि किसके मन में क्या चल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो सही है, लेकिन आपको अपने घर पे भी कैमरे लगवाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करने वाला आदमी आपके घर के आसपास से गुजर रहा होगा और उसके मन में कोई भी क्राइम करने की बात आएगी तो उसे आपकी तीसरी आंख नजर आएगी। वो देखेगा कि कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे के डर की वजह से बहुत सारे क्राइम नहीं हो पाते। इसीलिए कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।